देते हैं। तो ये एक दो दिन की कुछ न्यूज़ है, दो तीन दिन की से पुरानी, मतलब दो तीन दिन के अखबार की न्यूज़ है जो एक साथ मैंने क्लब कर रखी है। तो सबसे पहला अगर हम देखें न्यूज़ में, ये शेयर हो रहा है ना सोनाली स्क्रीन पर? ऑब्जेक्शंस ओवररूल्ड, फॉरेस्ट बिल गोज टू हाउस अनचेंज्ड। ये दिख रही है स्लाइड? हाँ सोनाली, आवाज आवाज नहीं आ रही आपकी? स्लाइड दिख रही है आपको? ठीक। तो देखो इस न्यूज़ में क्या है कि आपका जो हमारे फॉरेस्ट एक्ट्स हैं, ठीक है, उनको पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, क्योंकि सरकार एक बिल लेकर आई है, खासतौर पे गवर्नमेंट नए जो प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रही है उसमें उस प्रोजेक्ट के अंदर में कई आपके ऐसे मतलब कह सकते हो कि नेशनल पार्क्स बीच में पड़ रहे हैं और बायोस्फीयर बीच में पड़ रहे हैं, और जो आपके क्या होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो बीच में पड़ रहे हैं। ठीक है। तो उस वजह से क्या हो रहा है? हाँ, आ रही सुन रही आवाज आपको? और स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ठीक। तो अभी जो मैंने बोला था शायद आप, मेरे ख्याल से करेक्शन कट गया था शायद। तो असल में ये न्यूज में रहा आपका, ऑब्जेक्शंस ओवर रूल्ड, फॉरेस्ट बिल गोज टू हाउस अनचेंज्ड। ठीक है। अभी आपकी जो करंट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ट्राई टू व्हाट स्टार्ट न्यूमरस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में क्या हो रहा है कि बीच में मैंने बताया कि नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर हो गए, आपके जो प्रोटेक्टेड जो कंजर्वेटिव फॉरेस्ट होते हैं वो बीच में आ रहे हैं। तो ये अभी क्या चाह रहे हैं कि उनमें कुछ अमेंडमेंट किए जाए फॉरेस्ट एक्ट में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहला जो न्यूज है, पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप टू एग्जामिन द कंट्रोवर्शियल प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो अभी आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980, उसमें चेंज करना चाह रही है, क्योंकि वो कई उसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में क्या हो रहे हैं, बीच में हर्डल बन रहे हैं। ठीक है। तो उसको लेकर जो पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी है, अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटी का पार्ट आ जाता है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है क्या, कि पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है। पार्लियामेंट्री कमेटी वो होती है कि जब भी कोई बिल कहाँ आता है आपका, जब भी कोई बिल आपका कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, चाहे वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो चाहे वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो, तो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाता है। ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी में कौन लोग होते हैं? मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। वो उस बिल को रिव्यू करते हैं, एक पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि ये जो बिल लेके आई है सरकार, यानी कि जो पब्लिक बिल है, कहीं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को या कुछ मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन तो नहीं कर रहा है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्या किया, इसका अपोज किया है कि जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट अमेंडमेंट करना चाह रही है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के थ्रू, वो आने वाले टाइम पे इन्वायरमेंट के लिए क्या हो सकता है, डिजास्टर्स हो सकता है। ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो क्या लिखा हुआ है, जो बिल लेके आई है इस समय की गवर्नमेंट आपकी, द बिल सीक्स टू अमेंड द पाइवोटल 1980 लॉ which was enacted to ensure that India's forest land is not what disrupted or non forestry purpose। यानी कि इस एक्ट में जो आपका फॉरेस्ट एक्ट है 1980, वो बड़ा अच्छा एक्ट है। अभी भी जो है कि उसके प्रोविजंस इंप्लीमेंटेड है कि अगर आपको फॉरेस्ट की लैंड यूज करनी है तो सिर्फ और सिर्फ आप फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं, नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस आप जो सोच सकते हो कि रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, सिटी को बसाना, मॉल्स हो गया, या शहर बसाना, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। जो ये नया अमेंडमेंट सरकार लाना चाह रही है उसमें ये कहा गया है कि इस चीज की भी हमको परमिशन दी जाए। ठीक है। तो वो बहुत ही खतरनाक होगा हमारे किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए। और यहाँ पे एक जो केस आप देख रहे हो, इसको लिख लो आप, गोदावरम केस 1996, इसको लिख लीजिए, GODA, गोदावरमन केस। ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो आपके क्या है, जो ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट है, इवन दे वर नॉट रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट, उसको भी आपको फॉरेस्ट मानना पड़ेगा। ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे पैचेस है जिनको फॉरेस्ट के अंदर नहीं, सर्वे में नहीं इंक्लूड कर पाए। ठीक है। बट इसमें कहा गया है कि नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तब भी आपको उसको किसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, फॉरेस्ट के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। ऐसी कई जगह हैं, ऐसी कई पैचेस हैं, और उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ से हमारे लिए जो एक मिल जाता है क्लू कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं MCQ को लेकर, तो एक तो ये आ सकता है फॉरेस्ट एक्ट 1980, इसके प्रोविजंस आ सकता है, तो उसको लिख लो एक।
फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980, ठीक है। मेन प्रोविजंस आपको मिल जाएंगे, 4-5 प्रोविजंस हैं। दूसरा, ये जो आप एक्ट पढ़ रहे हो ये सारे के सारे एक्ट है जो हमारे यहाँ फॉरेस्ट को बचाने के लिए तब से बनाए गए। जैसे कि आप पढ़ पा रहे होगे, पहले आपका कौन सा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, देन उसके बाद सबसे कह सकते हो पावरफुल एक्ट जो है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। और इसको अगर आप देखो तो इसको हम लोग 2 बार अमेंड कर चुके हैं। 2002 में अमेंडमेंट हुआ इसका, और 2006 में भी इसका अमेंडमेंट हुआ है, नए प्रोविजंस आपके जोड़े गए हैं, ठीक है। और उसके बाद 1993 में भी इसका अमेंडमेंट हो चुका है। तो 3 बार ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हम अमेंड कर चुके हैं। अब हमें कितना पढ़ना है? हमें जो ये तीनों अमेंडमेंट्स हैं इनके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अभी जिस एग्जिस्टेंस फॉर्म में है उसके मेन प्रोविजंस। या तो ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आ सकता है, या तो ये क्वेश्चन आपके मेंस में आ सकता है कि डिस्कस और राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। उसके बाद बाकी जो अभी मैंने बोला कि जो चेंज करना चाह रहे हैं फॉरेस्ट कन्वर्जेशन एक्ट 1980, इसको एक बार रिव्यू कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला आपका न्यूज में रहा सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम रिकंसिडर्ड ट्रांसफर ऑफ जजेस टू एमपी हाई कोर्ट, शिफ्ट हिम टू तेलंगाना, ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखो कोलिजियम के बारे में पूछा गया है कि कोलिजियम क्या होता है, ठीक है। तो ये मैं पहले भी बता चुका था आप लोगों को, फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। खासतौर पे क्या कहते हैं, सोनाली आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रखा है। कोलिजियम मैंने बताया था 4+5, यानी कि 4 आपके क्या होते हैं, सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो 5th आपके होते हैं वो कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कोलिजियम का काम क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जजेस हाई कोर्ट से, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को रिकमेंड मतलब भेजना, या अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के अंदर करना, ठीक है। वो सब कोलिजियम होते हैं। तो यहाँ से हमें बार बार कोलिजियम के बारे में न्यूज में आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके अगले साल के एग्जाम में कोलिजियम से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। अगला आपका है सेंट्रल्स व्यू ऑन कश्मीर सिचुएशन हैज नो बियरिंग ऑन आर्टिकल 370 केस सेज सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब इसको ध्यान से समझना हुआ क्या। अभी एक पीआईएल जो है पिछले 2-3 महीनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में वो की गई है, सबमिट की गई है, जिसमें यह कहा गया है, चैलेंज किया गया बाय द पीआईएल, जो भी हमारे कह सकते हो सोशल या जो ग्रुप्स हैं उन्होंने पीआईएल दायर की है, कि ये जो इरेडिकेशन किया गया है आर्टिकल 370 का, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कब किया गया है, ये पढ़ने में आ रहा अगस्त 4, ठीक है। 370 वॉज एब्रोगेटेड ऑन अगस्त 4, 2019। देखो कई बार एग्जाम में एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं कि आर्टिकल 370 को कश्मीर से कब हटाया गया, तो ये डेट याद रखना, अगस्त 4, 2019, ठीक है। अब हुआ ये है कि अभी भी, अब देखो 2019 का ये केस है, आप लोग देखिए, और अभी भी लोग चैलेंज कर रहे हैं किसको, सरकार को, थ्रू पीआईएल, कि जो उन्होंने आर्टिकल 370 को रिमूव किया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। अब वो उनके अपने अलग अलग उसमें रिट में वो हो सकते हैं, तर्क हो सकते हैं, मतलब लॉजिक्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बात यहाँ ये कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार से पूछा कि भाई आर्टिकल 370 आपने हटाया, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है, या क्यों हटाया, सिंपल ये पूछा, व्हाई यू रिमूव द आर्टिकल 370। तो सरकार के जो जवाब था, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मुझे अरुण बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है, या हाई कोर्ट में, सर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है सोनाली, ये सरकारी कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। और क्या कहते हैं अरुण, अटॉर्नी यानी कि एजीआई को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए कौन होते हैं, सॉलिसिटरी, बढ़िया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है सोनाली। तो अगर एजीआई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं तो उनके नीचे, मतलब कह सकते हो नीचे तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन पैरेलल में उनके असिस्ट करने के लिए वर्ड यूज किया गया, असिस्ट, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आपके होते हैं। तो उन्होंने ये लॉजिक दिया एफिडेविट के थ्रू कि जब से हमने आर्टिकल 370 हटाया है, वहां पर जो प्रॉस्पेरिटी है, वहां पर जो पीस है और डेवलपमेंट है वो बढ़ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे जो आर्टिकल 370 हटाने का जो तुम्हारा तरीका है उसको चैलेंज किया गया, मैं उस पर बात करूंगा, मैं उसके कॉन्सिक्वेंस पे बात नहीं करूंगा। ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप बोलो कि हटा, इलॉजिकल तरीके, मतलब इलीगल तरीके से आपने कोई एक्ट को हटा दिया, उसके पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं, नो डाउट, बट हम ये तो बात करेंगे कि वो आपने किस तरीके से हटाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे लगता है आपके अगले साल के पेपर में आ सकता है वो है आर्टिकल 368। तो क्या है अरुण आर्टिकल 368, अगर याद हो कुछ, वैसे ये
हमारा सेक्शन थोड़ा सा रह गया था, लेकिन अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी हो तो आर्टिकल 368 क्या चीज है, अगर कुछ याद आ रहा हो तो अरुण, एनी आइडिया? चलो, तो आर्टिकल 368 जो है वो क्या है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। हाँ, हम लोग 3 तरीकों से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाय सिंपल मेजोरिटी है उसमें जैसे लिखा हुआ है, उसको भी मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, चलो, तो ये असाइनमेंट में लिख लो आपके, मैं इसको आप लोगों को पहले पढ़ा भी दूंगा, और अपने नोट्स पे लिख लेना कि ये या तो प्रीलिम्स में आएगा और या तो फिर आपके मेंस के एग्जामिनेशन में आने की पूरी पॉसिबिलिटी। आर्टिकल 360 लिख दिया सोनाली, अरुण? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। और सोनाली, लक्ष्मीकांत बुक परचेज कर लिया आपने? यस सर। है ना लक्ष्मीकांत आपके पास? ठीक है, तो उसमें इंडेक्स में जाना यस सर। और उसको पढ़ना, जहां जहां समझ में नहीं आएगा आर्टिकल 368 कल मैं उसे पहले बता दूंगा आप लोगों को, कल परसों में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है आपका वो है न्यूज में, ये रहा, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है आपकी, जैसे कि होती है, टू इम्पोज 28% टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स। बस इस पे हमने सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो आपको दिख रहा है, ऊपर दिख रहा होगा 50th मीटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी काउंसिल। तो एक आप लोग असाइनमेंट लिख लीजिए, जीएसटी काउंसिल, इसको लिख लीजिए आप लोग, इससे एग्जाम में आ सकता है कि जीएसटी काउंसिल क्या होती है, इसको चेयर कौन करता है, साल में कितनी बार होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। बस 3 चीजों का सवाल आपको सर्च करना है गूगल पे। ठीक है, कि इसका चेयरमैन कौन होता है, साल में कितनी बार आपकी होती है, और इसमें जीएसटी काउंसिल में पार्टिसिपेट कौन लोग करते हैं। ठीक है, तो कुछ आइडिया कर सकते हो वैसे जीएसटी काउंसिल में पार्टिसिपेशन किनका होता है? सामने जो आपको बैठे हुए दिख रहे हैं ये लोग कौन हो सकते हैं? एक तो आपको निर्मल, आपकी जो सीतारमन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वो तो आपको दिख रही है। बाकी जो बैठे हुए हैं ये लोग कौन है, एनी गेस? स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ, बढ़िया, स्टेट के आपके क्या, फाइनेंस मिनिस्टर्स, ये भी इस काउंसिल में जाते हैं, जो जो इनकी डिमांड्स हैं अपनी डिमांड्स है रखते हैं। ठीक है, तो आपको 3 चीजें सर्च करनी थी, एक चीज मैंने बता दी कि उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है। अब यहां से जो न्यूज हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस डिस्कशन के दौरान न्यूज़पेपर में, कि क्या अब गवर्नमेंट ने गैम्बलिंग को, ऑनलाइन गैम्बलिंग को अब क्या बिल्कुल मतलब एक्सेप्ट कर लिया है कि इट इज नाउ वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि ऑनलाइन गैम्बलिंग अब पार्ट हो चुका है हमारी सोसाइटी का, तो क्यों ना अब इनसे ही पैसे कमाए जाए, यानी कि 28% टैक्स लगा के। तो अब ठीक है, तो अभी आप देखते हो ना जितने भी आपके क्या प्ले 11 हो गया या जो भी आप देखते हो, वो सब क्या है, ऑनलाइन गैम्बलिंग तो है ही। तो अब यानी कि अगर आप में से कोई भी उसको यूज करता है तो आपको जो भी विनिंग अमाउंट है उसमें फिर आपको 28% टैक्स जो है वो सरकार को अब तक अब जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ आप कह सकते हो कि एक तरफ हम कहाँ ऑनलाइन गेमिंग को खत्म करने की बात बोल लेते हैं, यहाँ तो सरकार ने टैक्स ही लगा दिया उसको। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जीएसटी काउंसिल के बारे में स्पेशली सोनाली, अरुण, आप लोग अपने थोड़े थे नोट्स तैयार कर लेना, 3-4 पॉइंट, उससे आगे। अच्छा, सर दूसरा, ड्रीम 11 तो एक तरीके का हाँ, बेटिंग ऐप है ना वो तो। तो गेमिंग, ड्रीम 11। हाँ, तो पर गैमलिंग, गैमलिंग एक तरीके का तो ऐप हो गया वो, ये असल में गेमिंग के नाम पे गैमलिंग करवा रहे हैं। तो ये तो ऑनलाइन गेमिंग। हाँ, गेमिंग फॉर्म है ना, ओके पर सर। गेमिंग में भी तो गैमलिंग करवाते हैं कि इतना इतना पॉइंट्स आप लेंगे तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो पैसे में होगा, या इतना पैसा अगर आप उस पर लगाएंगे। ठीक है, तो वो कान को घुमा के पकड़ लेंगे। अच्छा ओके है, सर। ऑनलाइन गेमिंग भी होती है वो मैंने देखा है, बट उसमें मैंने देखा है कि उसमें फिर बेटिंग भी शुरू हो जाती है। अच्छा, अगला, जैसे कि आप सब लोग मेरे ख्याल से जिस स्टेट को बिलोंग करते हो, आप सबके यहाँ जो वेजिटेबल्स के प्राइसेस हैं लगातार बढ़ते आ रहे हैं, खासतौर पर आजकल टमाटर की बहुत चर्चा हो रही है, और हम सबको बताया कि उसके रीजंस क्या हैं, आपके ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ठीक है, जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो रही है वो है। दूसरा, ये जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रेनफॉल अगर आप देखो तो कहाँ हो रही है, मेन तौर पे जो आपके फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग आपके स्टेट्स हैं, जैसे कि आपका पंजाब हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली एनसीआर का इलाका हो गया, जहां जहां खेती अच्छी खासी होती है, तो एज यूजुअल है कि प्रोडक्शन कम होगा या स्पॉइल होगा ड्यू टू दी नेचर एक्टिविटी, तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम होगी, तो उसके रेट तो आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे काम की चीज क्या है, इस न्यूज से हमारे काम की चीज ये है, यहाँ से जो हम लोग को समझना है वो है आपका क्या, ये जो लिखा हुआ है इसमें क्या, 3 मंथ हाई 4 पॉइंट, ये एग्जाम में कभी पूछते नहीं है, इन्फ्लेशन रेट कितना चला गया, ये सब चीजें कभी नहीं पूछते। हमारे काम की चीज इस न्यूज से मिल रही है आपकी क्या, सीपीआई क्या होता है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये हमारे इकोनॉमिक्स के काम की चीज मिल रही है यहाँ से, क्योंकि वही चीज हमने यहाँ पे क्या कर रखी है,
यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यानी कि सीपीआई जो है वो ज्यादा हो रहा है, इस कारण आपको चीजें महंगी मिल रही है। तो देखिए रिटेल इन्फ्लेशन ऑल्सो नोन एज सीपीआई इन्फ्लेशन। तो देखो पहले इसमें कंफ्यूज मत होना, साफ साफ लिखा हुआ है कि रिटेल इन्फ्लेशन, जो कि यहाँ पे इस स्लाइड में बात की गई कि रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो असल में एक्चुअल में वो कॉस्ट प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है आपका, इज द रेट एट विच द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर मतलब मैं और आप जो आम आदमी है, बाय फॉर पर्सनल यूज इंक्रीज ओवर टाइम। ठीक है, अब इसमें जो दूसरी चीज मिल रही है, 4 टाइप ऑफ सीपीआई आर एज फॉलो। ये आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन सा सीपीआई में नहीं होता है, तो ये चारों आपको याद चाहिए, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर, फॉर रूरल लेबर्स, सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। ठीक है, ये चीजें आपको 4 याद रहनी चाहिए कि सीपीआई में किस किस को एड ऑन या कौन कौन से 4 टाइप ऑफ सीपीआई आपके होते हैं। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, जो इनिशियल फर्स्ट आपके हैं इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर हो गया और रूरल लेबर्स हो गया, दैट वाज कंपाइल्ड बाय द लेबर ब्यूरो इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। और जो 4th वाला है आपका, उसको कंपाइल कौन करता है, एनएसओ करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो ये चीज आपके प्रीलिम्स में, ये छोटी छोटी चीजें आपकी इकोनॉमिक्स से पूछी जाती है, तो इसको ध्यान रखना, आएगा जरूरी है। तो यहां से हम पढ़ रहे थे, लेकिन हमने कहा चले गए इधर की तरफ, यहां से हमको एक डाटा मिल गया। दूसरा एक चीज आप और देख रहे हो, यहाँ पर इंडस्ट्रियल आउटपुट एक वर्ड आ रहा है, कीवर्ड। तो अगर इसके बारे में देखें तो ये क्या होता है, ये आपका ये चीज है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि भाई कितना आप क्या हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो आपका आईआईपी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्या चीज है। तो देखो पहले क्या लिखा हुआ है, आईआईपी इज एन इंडिकेटर दैट मेजर्स द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। देखो हम इंडस्ट्री की जो एक्टिविटी होती है, यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन करना, कम प्रोडक्शन करना, उससे भी हम पता करते हैं कि मार्केट आपका हाई है कि लो है। मार्केट हाई का मतलब मार्केट में जो चीजें बन के आ रही हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मार्केट का मतलब हो गया सुई से लेकर, अब जहाज तो जाऊंगा नहीं मैं, लेकिन सुई से लेकर कार, सुई से कार के बीच में जो भी चीजें मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं, अगर मार्केट में बिक रहा है, एसी बिक रहा है, मोटर बाइक बिक रही है, साइकिल, कपड़े, जूते सब बिक रहे हैं, तो यानी कि आपकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों के पास लिक्विडिटी अच्छी है और मार्केट आपका फल फूल रहा है। और जब भी ऐसा होता है तो आप ये यकीन करिए कि जितने भी आपके बीच की चेन है, इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर से लेकर होटल में काम करने वाले बैरा से लेकर, सबकी जो इनकम होती है वो क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है, खरीदारी करते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मॉल्स जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना पीना करते हैं, तो पैसे का फ्लो होता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है और ये होनी भी चाहिए। अच्छा, इट इज कंपाइल्ड इन पब्लिश मंथली। देखो ये मंथली पब्लिश होता है, ये ध्यान रखना, पूछ सकता है कि भाई आईआईपी जो है ईयरली पब्लिश होता है, क्वार्टरली होता है, लेकिन मंथली होता है, बाय दी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ जो है इसको पब्लिश करता है। ठीक है, एक चीज। और फिर इट इज composite indicator that measure the growth rate of industry group classified under broad sectors, namely mining, manufacturing and electricity, और यूज बेस्ड सेक्टर namely basic goods। बेसिक गुड्स जो मैंने भी आपको बताया, जीन्स हो गई, पैंट हो गया, है ना, टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया। ठीक, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे कि आप अभी देखो, जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि जिस हिसाब से अभी टमाटर के जो प्राइस बढ़े हैं, तो लोगों ने टमाटर खाना बंद तो किया नहीं होगा। अब उसकी जगह क्या कर दिया, अपना कंजम्पशन जो है वो बिल्कुल मिनिमम पे ले आए। मेरे ख्याल से एक सब्जी में, मतलब एक सब्जी में अगर 1 या 2 या 1.5 टमाटर भी डाल के काम चल जाए तो चल जा रहा है। और जहां पहले जब ये यही 30-40 रुपए किलो हुआ करता था, तो आप एक ही सब्जी में 2-3 चीजें डालते थे। अच्छा, ये जो अभी जो सिचुएशन है, ये इकोनॉमी के लिए बड़ी खतरनाक होती है कि जब आप पैसे को बिल्कुल बांध देते हैं, मतलब बांधने का मतलब आप कंज्यूमर पैसे को खर्च नहीं करते, तो धीरे धीरे उसका असर इकोनॉमी में आना शुरू होता है और इकोनॉमी आपकी क्या होनी शुरू हो जाती है, स्लो डाउन होनी शुरू हो जाती है, जो कि बड़ी खराब बात है इकोनॉमी के लिए। ठीक, अच्छा, अगला आपका ये रहा, और ये अजीब सी बात है, और यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट रिजेक्ट्स ईयू पार्लियामेंट मूव टू डिस्कस मणिपुर सिचुएशन। जो मणिपुर में अभी हो रहा है, हम लोग उसमें क्या डिस्कस करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है या स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और जो आपके मिताई और वहाँ की जो कुकी ट्राइब है, जो उसके बीच में डिस्प्यूट इतना इतना ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि काफी लोग अब तक क्या हो चुके हैं, आपके वो हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, 142 हैव बीन किल्ड एंड मोर देन 54,000 जो हैं वो इससे अफेक्टेड हुए हैं, यानी कि किस में आके रह रहे हैं, कैंप्स में आके रह रहे हैं। ये बहुत बड़ा डेटा है 54,000 अगर आप देखो तो। और दूसरी तरफ हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पिछले मतलब ये मेरे ख्याल से मई से शुरू हुआ था, 4 मई से 6 मई से शुरू हुआ था, आज जुलाई चल रहा है,
तो मोटा मोटा आप मान के चलो 2 महीने के करीब करीब होने को है, और 2 महीने हो गए और अब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं। तो या तो इस मामले को प्रोवोक किया जा रहा है, जानबूझ के दी जा रही है, और ऐसा तो हम नहीं मान सकते कि गवर्नमेंट के बस की बात नहीं। तो इसी को लेकर यूरोपियन पार्लियामेंट में वो चाह रहे थे कि डिबेट हो, जिसको सरकार ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया, मोदी सरकार ने, कि भाई इट इज आवर इंटरनल मैटर। तो पॉलिटी में कौन सा रूल वर्ड था जिसमें बाहर के लोग हमारे जो इंटरनल मैटर्स उसमें कोई दखल नहीं दे सकते हैं, इट इज आवर इंटरनल सिचुएशन और हमको ही वो करनी है। एक वर्ड था ना जो मैंने बोला था कि ना तो हम इन्फ्लुएंस होते हैं बाहर के, हाँ, सॉवरिन, सॉवरिन वर्ड था, ठीक है। तो अब आप देखिए ये जो मामला उठा है कि यूरोपियन यूनियन डिस्कस करना चाह रहे हैं कि वहां पे इतनी डेथ्स हो गई हैं, इतने लोग बाहर चले गए हैं, माइग्रेट होकर रह रहे हैं कैंप्स के अंदर। तो यहाँ पे सोवरिन वाला कॉन्सेप्ट आपका, या पॉलिटी से आप उसको लिंक करें कि इंडिया एक सॉवरिन कंट्री है, ठीक है, बट जो अभी हो रहा है उससे जो आपका ह्यूमन राइट कमीशन है, इंडिया का नहीं, जो वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन है, वो भी तो इफेक्ट कर पड़ता है, वो भी तो भाई दखल दे सकता है। तो ऐसे तो ये तो वही बात हो गई कि आप डेमोक्रेटिक होते हुए भी आपके एक स्टेट में ऐसा हाल हो रहा है, तो फिर जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, या जो जैसे नॉर्थ कोरिया है, या आपका क्या हो गया, ये अफगानिस्तान में कहते हैं कि तालिबानियों का रूल जो चलता है वो उनके शरीयत लॉ के हिसाब से चलता है, तो फिर हमें उनमें फर्क क्या हो गया जब हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे सॉवरिन वर्ड बार बार इस आर्टिकल में एक निकल के आ रहा है कि हमने साफ साफ इस बेसिस पे मना कर दिया यूरोपियन यूनियन को डिस्कस करने से हमारी सिचुएशन को, कि हम एक सॉवरिन कंट्री हैं, हम अपने इंटरनल मैटर्स पर किसी भी तरीके की आपसे डिबेट नहीं चाहते, और ना हम इस बारे में आपसे बात करेंगे। हमारे अंदरूनी मामला है, अंदर का मामला है, हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कर नहीं पा रहे हैं वो एक अलग बात, ठीक है। तो एक सॉवरिन वर्ड जो है मुझे लगता है कि आपके अगले साल के पेपर में किसी ना किसी फॉर्म में आ सकता है। अब रही बात मिताई और कुकी की, तो ये तो क्वेश्चन वो पूछेंगे नहीं प्रीलिम्स में कि मिताई कुकी डिस्प्यूट है, हाँ ये पूछ सकते हैं मिताई कुकी जो है हाल में डिस्प्यूट था, बताओ किस स्टेट का है, सीधा क्वेश्चन, एक ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हाँ ये वो पूछ सकते हैं कि वहाँ का जो जोग्राफिकल फीचर है उसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो माउंटेन रेंजेस के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं जो मणिपुर में है, या आपके जो रिवर्स हैं उनके बारे में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको एक बार लुक आफ्टर कर लेना, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर आप देखें तो अभी जैसे मैंने बताया था कि कोरम डिसाइड करता है जजेस का अपॉइंटमेंट, तो देखो क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट गेट्स 2 न्यू जजेस। तो हमने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 नए जज आए, अच्छी बात है। हमें यहाँ से एक अच्छी चीज मिल गई क्या, अगर आप लोगों को पढ़ने में आ रहा है ये चीज, और मुझे बता सकते हो कि इस बॉक्स में जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है जजेस की, बॉक्स में पढ़ने के बाद आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। 34। 34, ठीक है। तो ये आपके लक्ष्मीकांत में भी नहीं लिखा हुआ है, अगर आप अभी बुक खोल के देखोगे क्लास के बाद, वहां कहीं लिखा हुआ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नए एडिशन में आ गया मुझे पता नहीं, लेकिन आज से पहले के एडिशन में अभी के भी चेक कर लेना सुप्रीम कोर्ट में कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं लिखी हुई है। तो हमारे यहाँ हमें पता चल गया यहाँ से डेटा कि अगर क्वेश्चन आता है, और आपके यूपीएससी में तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, लिखा क्या होगा कि द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 34, ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अब दूसरी चीज यहीं से कि सेकंड स्टेटमेंट दे देगा कि द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट की कितने जजेस होंगे ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? फॉल्स। शिरवी, एनी आइडिया? अच्छा, तो शायद ट्रू है। शायद ट्रू है। सोनाली, आपने पढ़ा नहीं है बट एक कॉमन सेंस का कुछ अगर लगे, यार लॉजिक कुछ लगे, कॉमन सेंस छोड़ो, लॉजिक लग जाए कि पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट में कितने होंगे वो डिसाइड करेगा, या खुद सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो डिसाइड करे कि मेरे पास कितने जजेस होंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं, नहीं, तो इसका आंसर होगा पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के पास ये एक्सक्लूसिव राइट है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिसाइड करे, ठीक है, और वो करती भी है 34। अब आप बोलोगे फिर सर ज्यादा क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि उतने क्वालिटी के हमें जजेस भी तो नीचे से हाई कोर्ट से मिलने चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ से 2 स्टेटमेंट अगर आएंगे तो इस तरीके से आप लोग इसको कर लेंगे। और यहीं पे एक और चीज जो मैं रिवाइज कर देता हूँ, सोनाली को भी आसानी होगी पढ़ने में, कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है सोनाली, रिटायर होने के बाद कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ठीक है। जबकि किसी भी हाई कोर्ट का जज रिटायर होने के बाद प्रैक्टिस कहाँ कर सकता है अरुण? अगर कोई हाई कोर्ट का जज रिटायर होता है, हाँ,
सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में करेगा और कहाँ करेगा? वो अपने जहाँ पे उसने सर्विस दिया वो छोड़ के बाकी हाँ, बढ़िया। सर्विस तो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है सोनाली, अगर मान लो मैं नैनीताल हाई कोर्ट का जज था और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज था, तो इन दो कोर्ट को छोड़कर जो बाकी के हाई कोर्ट्स हैं मेरे यहाँ, ठीक है, वहां पर मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये समझ में आ गया सोनाली? यस हाई कोर्ट का जज कहाँ दो जगह यस प्रैक्टिस कर सकता है? वो रिटायरमेंट के बाद वहां कभी यस प्रैक्टिस नहीं करेगा जहां पे वो हाई कोर्ट का जज रह चुका है। ठीक है, और लोअर कोर्ट में तो यस सवाल ही पैदा नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ से ये चीजें हमें सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में मिल गई। और अगर आप लोग अभी आप लक्ष्मीकांत का जो नया एडिशन अगर आप उसको पढ़ें, तो वहां कहीं नहीं लिखा हुआ, जितना मुझे अभी याद आ रहा है, कि क्या हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं? दे कैन पार्टिसिपेट इन दी इलेक्शन, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो असेंबली के इलेक्शन हों। तो इसके बारे में भी लक्ष्मीकांत में नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो भाई देख लेना, स्नैपशॉट भेज देना मुझे अगर आप लोगों को मिल जाता है तो। ठीक है सोनाली, तो आज जुडिशियल वाला चैप्टर खोलना और उसमें सर्च करना कि क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज can participate in the general elections of the Lok Sabha and Rajya Sabha, Lok Sabha and State Assembly। आज ये काम करोगे सब लोग, ठीक है? और अगर मिलेगा कहीं उसके बारे में लिखा हुआ तो मुझे स्नैपशॉट भेजोगे। चलो, यहां तक हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना